क्या इतिहास सिर्फ वही है जो हम जानते हैं, या इतिहास उससे भी बहुत आगे है? इसका उत्तर तो सिर्फ एक ही है कि हमें इसे महसूस करना होगा, जानना होगा कि क्या सच है क्या नहीं। इतिहास को जरूरत नहीं कि उसे किताबों में लिखा जाए, इसलिए हम इतिहास को जानने व समझने निकल गए। और यही सोच लेके हमने इससे पहले राजस्थान की एक वीर भूमि का इतिहास जाना, परंतु जैसा इसका नाम मेवाड़ है उतना ही बड़ा इसका इतिहास है। इसे एक बार में आपको बताना काफी मुश्किल है, और उससे ज्यादा मुश्किल है यहाँ का इतिहास बताना। इसलिए आज हम फिर आए हैं, जो बच गया उसे फिर जानने और आपको बताने कि भारत का महान इतिहास क्या है। भारत सिर्फ वो नहीं है जिस पे मुगलों और अंग्रेजों ने हमला करके उसे जीता। भारत वो है जिस पे जीत पाने के लिए मुगलों व अंग्रेजों को अपने सारे पन्ने खोलने पड़े थे, चाहे वो धोखा देना हो या संधि करना, या अपनी महान सेना के बल पे उन पे दबाव डालना हो, या उनकी बहन बेटी का अपहरण करना हो, यहां तक कि दोस्त बन के विश्वासघात करना भी। क्योंकि वो इतना तो जानते थे, जिसकी मां उसकी मातृभूमि हो, इनसे लड़के युद्ध जीत पाना उनके बस की बात नहीं। तो अब हम वापस वहां आ गए हैं जहां हमने खत्म किया था। जैसा हमने पहले देखा और जाना कि जौहर क्यों हुआ और कहां हुआ, और अगर आपने वो नहीं देखा तो आप डिस्क्रिप्शन पे जाके देख सकते हैं। ये जो जौहर स्थल है, इसके पास ही घूमने और देखने की बहुत जगह है, जैसे विजय स्तंभ, त्रिमूर्ति शिव मंदिर, पद्मिनी काल्पनिक मूर्ति और गोमुख कुंड। तो सबसे पहले हम जाएंगे गोमुख कुंड, जहां हजारों सालों से साल भर एक ऐसी जलधार निकल रही है जिसका जल कहां से आता है इसका पता वैज्ञानिक भी नहीं लगा पाए हैं। ये जलधार गाय के मुख से सीधा शिवलिंग पे गिरती है, इसलिए इसे गोमुख कुंड के नाम से जाना जाता है। उस समय रानी पर्दे में रहा करती थी, अपने पति के अलावा वे अपना मुंह किसी को नहीं दिखाती थी, इसलिए रानी पद्मिनी सुरंग के रास्ते यहाँ नहाने व पूजा करने आया करती थी। यही पास में पद्मिनी की काल्पनिक मूर्ति भी है, जो कि पद्मिनी की सुंदरता को दर्शाती है। आपको सामने दिखा गुफा बंद है। उस समय में जब रानी पद्मिनी गुफा के रास्ते, सुरंग के रास्ते इसी जगह एंटर होती थी। ये गेट को बंद कर दिया गया सेंट्रल गवर्नमेंट में, दो ही तरफ से। अच्छा। और इतनी रानी ने जोड़ दिया, ये देखो जिंदा जोड़ दिया, ये जिंदा जौहर किया। जिंदा कहा चली ऊपर विजय स्तंभ के जोड़ को। वहाँ पे साल में एक दफे राजपूत आते, 1 लाख राजपूत आते और उसी जगह हवन करते और माता जी का श्राद्ध करते। क्यों कि जैसे अपन के श्राद्ध करते नहीं, इसी तरह पद्मा रानी का राजपूत लोग आते, लेडीज आते, जेंट्स आते, सब साथ में एक साथ बैठ के हवन करते और शांति करे। पद्मा रानी की आत्मा के शांति के लिए हवन यज्ञ किया जाता है। सब हवन करते हैं। हवन जिस दिन फागुन के महीना में चैत महीना आता है, उसके 11 के दिन दशा माता पूज के, हमारे हिंदू धर्म में दशा माता पूजते, दशा माता पूज के 11 का दिन रानी ने जोड़ किया, उसी दिन हम। अभी वो सामने आप टेम्पल देखेंगे, समीदेश्वर महादेव का मंदिर कहलाता है, जिसको राजा भोज ने उस मंदिर का निर्माण कराया था। उसमें शिव की 9 फीट की मूर्ति साक्षात, जिसके शिव के रूप मिलेंगे आपको, ब्रह्मा विष्णु महेश, 3 फेस मूर्ति 9 फीट की। बाद में उसका सेकंड टाइम जीर्णोद्धार किया था। बताते हैं राणा कुंभा के जो पिताश्री थे राजा मोकल, उन्होंने उसका सेकंड बार जीर्णोद्धार किया था। ये ब्रह्मा विष्णु महेश समीदेश्वर महादेव 9 फीट की मूर्ति, आधी जमीन में, आधी ऊपर साथ। अच्छा, आधी इसकी जमीन में अंदर है। अब हम जहां आए हैं वो है राजस्थान पुलिस की शान विजय स्तंभ, जिसको राजा कुंभा ने बनवाया था। विजय स्तंभ शांति व शक्ति का प्रतीक है, इसी वजह से इसे राजस्थान पुलिस का चिन्ह बना दिया गया। जिस तरह इस ब्रह्मांड में 9 ग्रह है तथा मानव जीवन की महत्वपूर्ण 9 चीजें जैसे प्रेम, आनंद, शांति, धैर्य, दया, अच्छाई, विश्वास योग्यता, नम्रता और आत्मनियंत्रण, उन सब को ध्यान रख के इनमें 9 मंजिल बनाए गए थे। पहले इसके अंदर जाके भी देख सकते थे, परंतु कोरोना के बाद से ही इसके अंदर जाना मना है। राणा कुंभा ने अपनी राज्य की सीमा को बढ़ाने के लिए 2 राज्यों पे हमला किया था, जो मालवा से लेकर गुजरात और मध्य प्रदेश से लेके आधा दिल्ली जीत के वहां के लोगों को
मुगलों के अत्याचार से मुक्त कराया और इतनी महान वजह के बाद ही उन्होंने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। 1448 से लेके 1458 तक इसका निर्माण हुआ था। पूरे 10 साल और लाखों चांदी और सोने के सिक्के, जिनकी आज की कीमत 90 लाख के आसपास होगी, इतनी रकम उस समय इसको बनाने में लगी थी। इसकी कुल लंबाई 122 फीट है। इसमें घुमावदार 157 सीढ़ियां हैं। इसका आकार शिवजी के डमरू जैसा है। इसी रास्ते पे आगे चलते हुए हमें गोरा बादल पैलेस दिखा, जो अभी तो पूरी तरह खत्म हो चुका है, परंतु हम और चित्तौड़ का इतिहास जिसको भुला नहीं सकते, उनमें से एक है गोरा बादल। इनका पूरा इतिहास हमने हमारी पिछली वीडियो में बता दिया है, आप वहां जाके देख सकते हैं। अब आए हैं मां कालिका माता टेम्पल। इसमें कालिका माता की स्थापना हमीर सिंह ने मूर्ति कलकत्ता से लाके कराई थी। इससे पहले यह सूर्यवंशी परिवार का सूर्य मंदिर था, परंतु जब अलाउद्दीन खिलजी ने किला जीता और उसे यह महसूस हुआ कि वो ये किला जीत के भी हार गया है, तब उसने यहाँ की हर मूर्ति, मंदिर, प्रतिमा और हर एक कलाकृति जो कुशल कारीगरों द्वारा किले की हर दीवार पे बनाई गई थी, उन सबको खंडित कर दिया। इसी वजह से हमें यहाँ एक भी मूर्ति व दीवारों पे बनी कलाकृतियां पहले जैसे दिखाई नहीं देती है, सब टूटी हुई है। अब हम जहां हैं उसे पद्मिनी पैलेस के नाम से जाना जाता है। रानी पद्मिनी यह गर्मियों के दिन रहा करती थी। उनका पैलेस जल के बीच में बनवाया गया था ताकि गर्मियों में पैलेस के अंदर का वातावरण ठंडा रहे। कहा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने रानी पद्मिनी का एक बार चेहरा देखने की बात कही, तब युद्ध ना हो, इसलिए रानी पद्मिनी ने तनसिंह को यह बात मान लेने को कहा और दर्पण में रानी पद्मिनी को बताया गया। इसके लिए उन्होंने रानी को जल महल की सीढ़ियों पे बिठाया। वहां से उनका प्रतिबिंब पानी में गिरा और उस पानी के प्रतिबिंब को शीशे में दिखाया गया और उस शीशे से अलाउद्दीन को बताया गया। हालांकि ये बात सच है या नहीं, इसका प्रमाण अभी तक नहीं है। हमें यह आगे चलते हुए एक और शिव मंदिर मिला, जिसका नाम प्राचीन नागचंद्रेश्वर महादेव मंदिर है। इस मंदिर को अभी पूरा सही कर दिया गया है। थोड़ा आगे चलने पे हमें चतरंग तालाब और सनसेट पॉइंट दिखा, जहां जाके आप बहुत सारी फोटो भी ले सकते हैं। यहां से आगे पहले मृगवन था, पर फिलहाल ये बंद है। आपको यहां पेड़ की छाया में हिरण देखने को मिल सकते हैं। किले का जो भाग आज पीछे है वो उस समय आगे था, तो हम वहां चले गए और हमको यहां भीमलत तालाब दिखा। माना जाता है जब पांडवों को वनवास मिला था तब पांडव यहां आए थे। तब उनकी मां कुंती को प्यास लगी। आसपास कहीं पानी न होने के कारण भीम ने यहां जोर से पैर मारा और वहां से पानी निकलने लगा। तब से ये भीमलत तालाब के नाम से जाना जाता है। ऊपर से देखने पे ये पैर के जैसा दिखाई देता है। यहां आगे चलते हुए हमें एक लक्ष्मी माता मंदिर भी दिखा। 8वीं शताब्दी का यह प्राचीन मंदिर इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह पूरे किले का एकमात्र मंदिर है जो खंडित नहीं है। यहां हर साल दीपावली पे अन्नकूट का आयोजन होता है। अभी जो तैयारियां दिखाई दे रही है
वो भी उसी के लिए है। लक्ष्मी पूजन के दिन यहाँ हजारों की संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। ये एकमात्र ऐसा मंदिर है जिस पे लक्ष्मी पूजन के दिन रात 12 बजे महा आरती होती है। किले का उस समय का मुख्य द्वार भी इसी रास्ते पे है। ये सूरज पोल के नाम से जाना जाता है। जिस रास्ते से हम आए हैं, यानी कि किले के 7 गेट, वे सब 14वीं शताब्दी में राणा कुंभा ने बनवाया था। यहाँ जो नीचे दिखाई देता है उसी चित्तौड़ बैटलफील्ड के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर ही मुगलों और राजपूतों में 3 युद्ध लड़े गए। इस तरफ भी काफी बड़े बड़े दरवाजे थे, परंतु जब अलाउद्दीन खिलजी ने युद्ध जीता तो इस किले के सारे गेट बंद कर दिए थे और रानियों ने अंदर जौहर किया था। अलाउद्दीन ने उसके बाद ये सारे गेट तोड़े थे अंदर आने के लिए, पर बाद में इसमें ये एक गेट वापस बनवा दिया था। जैसे मैंने अपनी पहली वीडियो में कहा था, गेट काफी भारी व नुकीली कीली भी इन पे हुआ करती थी ताकि हाथी द्वारा इसे तोड़ा ना जा सके। जब अलाउद्दीन को किले में आने के लिए दरवाजे तोड़ने पड़े थे, तब उसने गेट के सामने पहले ऊँट को रखा, फिर हाथियों को नशे की दवा पिला के ये गेट तोड़े थे। किले में अगर किसी को आना होता था तो पहले उसकी पहचान की जाती, उसके बाद इस पूरे गेट को न खोल के एक छोटा गेट खोला जाता था, और ये गेट बनवाया ही सिर्फ इसलिए गया था ताकि इसमें युद्ध के समय आ जा सके और पूरा गेट भी ना खोलना पड़े। किले की सारी दीवारों पे आपको छेद देखने को मिल सकते हैं। ये छेद सैनिकों व किले की सुरक्षा के लिए बनवाए गए थे। जैसे कुछ छेद निशाना लगाने के लिए थे, कुछ भालों के लिए, और सबसे नीचे और सबसे बड़ा छेद था गर्म पानी व तेल के लिए। इसी के पास एक और शिव मंदिर है। यहाँ से किले का बहुत ही सुंदर नजारा भी देखने को मिलता है। ये जो आप देख रहे हैं, ये है चित्तौड़गढ़ का म्यूजियम। ये हम किसी और वीडियो में घूमेंगे क्योंकि ये काफी बड़ा है। ये नीलकंठ महादेव मंदिर है। इसे भी अभी सही कर दिया गया है। ये मंदिर भव्य व अति सुंदर है। यहां पास में ही जैन मंदिर भी है और उसके पास कीर्ति स्तंभ। उस समय राजा के पैसे का पूरा हिसाब किताब जैन देखा करते थे। उस समय एक जीजा नाम के जैन थे। उन्होंने 24 जैन समुदाय के लोगों को लेके पैदल 4 धाम की यात्रा की थी। जब सारे लोग जिंदा 10 साल बाद किले में आए, तब उन्होंने राजा से आज्ञा ली और अपने पैसों से ये कीर्ति स्तंभ महावीर भगवान के लिए बनवाया। यहाँ काफी बाजार भी लगा करते थे, जिसमें से 2 बाजार म्यूजियम के पास है। एक है मोती बाजार और दूसरा है नगीना बाजार। राजा रतन सिंह द्वितीय का भी इस किले में एक महल है। ये पैलेस बहुत ही बड़ा है। इसमें सब चीजों के लिए अलग अलग व्यवस्था थी, जैसे मनोरंजन की, सोने की दरबार की, बच्चों के छोटे कमरे, उनके खेलने के लिए अलग मैदान, रानी के नहाने के लिए छोटा कुंड और भी बहुत कुछ। ये महल 4 साल में बन के तैयार हुआ। यहाँ पास में ही तालाब है जिसका नाम रत्नेश्वर तालाब है। पूर्व दिशा में इसमें 2 मुख्य प्रवेश द्वार है। महल का मुख्य द्वार के किनारों पर स्तंभ युक्त छतरियां हैं। दरीखाना पूर्वी भाग में स्थित तालाब की ओर खुलता है। मुख्य प्रवेश द्वार के उत्तर में रत्नेश्वर महादेव का मंदिर है, जो गर्भगृह, अंतराल तथा मंडदे युक्त है। मंदिर के बाह्य भाग में सुंदर अलंकरण है। यहां से पूरे किले का एक सुंदर व्यू मिलता है।
चित्तौड़ का किला तो यही समाप्त होता है, पर क्या इसका इतिहास समाप्त हुआ है? मैं चाहूंगा कि आप एक बार यहां जरूर आए और यहां के वातावरण को देखें, महसूस करें उस वीरता और बलिदानी को। आशा करता हूं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मैं रोनित चौधरी आपके लिए मेवाड़ का इतिहास जानने निकला हूं, जिसमें अभी तो बास एक किला हुआ है। बहुत राज और बहुत किले अभी बाकी है, बस आपका साथ चाहिए। वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ चलिए इस इतिहास को जानने, समझने और महसूस करने के लिए।